Hi, I'm Kokila and welcome back to my YouTube channel English with Kokila, your one-stop guide for mastering English language and literature for competitive exams. So, आज से हम idioms की PYQ solve करने जा रहे हैं. So let's begin. One second. Yeah. So, our first question is, your guess is as good as mine. दिस इज एन ईडियम. ठीक है, ये एक ईडियम है और हमें इसका मीनिंग चूज करना है. एंड आवर ऑप्शंस आर टू गेस एन इनक्रेडिबल आइडिया, टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, टू प्रिडिक्ट अ डिजास्टर एंड टू बी सुपरस्टिशियस. चार ऑप्शंस हैं. क्या है? टू गेस एन इनक्रेडिबल आइडिया. One second, there's some glitch happening. Yeah. So idiom है your guess is as good as mine. Options है to guess an incredible idea, to have no idea of the answer, to predict a disaster या फिर to be superstitious. सही आंसर क्या है हमारा? सही आंसर is to have no idea of the answer. जब हमें आंसर क्या है उसका कोई आइडिया नहीं होता है तब हम बोलते हैं योर गेस इज एज गुड एज माइन. ठीक है, तुम्हारा जो गेस है वो इतना ही अच्छा है जितना मेरा, बिकॉज हम दोनों को आंसर्स नहीं पता. ऑलराइट, नाउ सुपरस्टिशियस, एक बार आप मीनिंग देख लो इसका. सुपरस्टिशियस क्या होता है? सुपरस्टिशियस हिंदी में हम बोलते हैं ना कि बहुत सारे अंधविश्वास लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे सुपरस्टिशंस. बहुत सारे सुपरस्टिशंस को लोग फॉलो करते हैं. जैसे रास्ते पे अगर काली बिल्ली दिख जाती है तो लोग वहीं पे रुक जाते हैं. ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं जो हमारे इंडियन कल्चर में लोग फॉलो करते हैं. और इसी सुपरस्टिशन को फॉलो करना बोलते हैं सुपरस्टिशियस. कोई इंसान सुपरस्टिशियस है, ऐसे अंधविश्वास को फॉलो करता है. ऑलराइट, प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? टू प्रिडिक्ट डिजास्टर. प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज की भविष्यवाणी करना, पहले से बता देना कि हाँ ये चीज होने वाली है. ऑलराइट, सही आंसर क्या है हमारा? सही आंसर है टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर. यानी कि योर गेस इज एज गुड एज माइन का मतलब होता है आंसर का कोई आइडिया ही ना होना. टू हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट द आंसर इज. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. सी, आंसर देख लेते हैं एक बार. टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर. एग्जाम्पल, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? योर गेस इज एज गुड एज माइन. अगर मैं बोलूं वो इंसान करना क्या चाह रहा है और आपको भी नहीं पता कि वो क्या करना चाह रहा है, तो आप बोलोगे योर गेस इज एज गुड एज माइन. ओके, लूज कैनन. लूज कैनन क्या होता है? ऑप्शंस है हमारे. someone who is quiet and reserved in social situations. कोई ऐसा इंसान जो बहुत शांत रहता हो या रिजर्व होता हो, अपने अपने में रहता हो. सोशल सिचुएशन में, सोशल गैदरिंग, सोशल सिचुएशंस में वो शांत रहता है और अपने अपने में रहता है. ऑप्शन नंबर बी, someone who is unpredictable and liable to cause problems. कोई ऐसा इंसान जिसकी हरकत आप प्रिडिक्ट ही ना कर सको, आपको पता ही नहीं हो कि वो करने क्या वाला है और प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, यानी कि प्रॉब्लम्स खड़े कर सकता है. तो कोई ऐसा इंसान जिसके एक्शंस प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो और वो प्रॉब्लम्स खड़े कर सकता है. ऑप्शन नंबर सी, someone who is enthusiastic and very eager to take responsibilities. कोई ऐसा इंसान जो बहुत उत्सुक हो, बहुत एंथुजियास्टिक हो और बहुत ईगर हो, बहुत उत्सुक हो टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, कोई इंसान जो बहुत एंथुजियास्टिक हो, बहुत खुश हो, बहुत चीयरफुल हो.
बहुत चीयरफुल हो और बहुत ईगर हो क्या करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, समवन हु इज वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, कोई ऐसा इंसान जिसके सोसाइटी में बहुत नाम है और उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। तो लूज कैनन का मतलब सिलेक्ट करना है हमें। ऑप्शंस हमने देख लिए। सही आंसर क्या है? सही आंसर इज someone who is unpredictable and liable to cause problems, कोई ऐसा इंसान जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो और प्रॉब्लम्स खड़े कर सकता हो, उसे हम बोलते हैं लूज कैनन। ठीक है। सी, someone who is unpredictable and liable to cause problems, जैसे माई लिटिल नेफ्यू इज अ लूज कैनन, मेरा जो नेफ्यू है ही इज अ लूज कैनन। लूज कैनन मतलब बहुत बदमाशी करता है, बहुत प्रॉब्लम्स खड़े करता है, तो मैं बोलूंगी माई नेफ्यू इज अ लूज कैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड इन द रफ, दिस इज वेरी कॉमन। डायमंड इन द रफ, ऑप्शंस क्या है? अ टॉप मॉडल, किसी चीज का टॉप मॉडल। अनपॉलिश्ड डायमंड्स, ऐसे डायमंड्स जिनको रिफाइन नहीं किया गया हो, पॉलिश नहीं किया गया हो। एन इंडस्ट्री ऑफ स्टार स्ट्रक एक्टर्स, स्टार स्ट्रक एक्टर्स बहुत फेमस, बहुत जाने माने एक्टर्स की इंडस्ट्री। या फिर एन अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विथ पोटेंशियल, कोई ऐसा इंसान जो अनसोफिस्टिकेटेड हो, उसको उतनी नॉलेज ना हो किसी चीज की, बट पोटेंशियल हो, मतलब वो कोई चीज करने की क्षमता रखता हो। सही आंसर क्या है हमारा? डायमंड इन द रफ का मतलब क्या होता है? डायमंड इन द रफ का मतलब होता है एन अनपॉलिश्ड पर्सन और अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विथ पोटेंशियल, कोई ऐसा इंसान जिसको किसी चीज में बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो, सोफिस्टिकेटेड नहीं हो, फॉर्मल नॉलेज ना हो, पर उसमें पोटेंशियल है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। सी, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन, एन अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विथ पोटेंशियल। एग्जाम्पल, ही इज अ डायमंड इन द रफ with a great talent for singing but he requires some training, मतलब he is a diamond in the rough, यानी कि वो एक डायमंड है in the rough, this is an idiom, with a great talent for singing, उसके पास गाने का, सिंगिंग का बहुत ही अच्छा टैलेंट है, पर उसको थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे डायमंड इन द रफ। ऑलराइट, सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, made his mark, made his mark, ऑप्शंस देखते हैं। to make a colorful exit, to make a colorful exit, to distinguish himself, to distinguish himself, to fail in the task, to fail in the task, and to take a stand। ठीक है, मीनिंग्स क्या हुए? टू मेक अ कलरफुल एग्जिट, कलरफुल, कलरफुल का ये मत सोचना कि हाँ मैं कलर्स की बात कर रही हूँ, रेड ब्लू येलो ग्रीन, नो। कलरफुल एग्जिट मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग, वियर्ड सी, अलग सी एग्जिट। ठीक है, तो कोई जो बहुत ही इंटरेस्टिंग या बहुत ही वियर्ड एग्जिट होती है उसको हम बोलते हैं कलरफुल एग्जिट। डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ का मतलब, डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ का मतलब खुद को अलग दिखाना, दूसरों से अलग हटके। ठीक है। टू फेल इन द टास्क, किसी काम में नाकाम होना। एंड टू टेक अ स्टैंड, टू टेक अ स्टैंड मतलब अपना ओपिनियन, अपना आइडियोलॉजी या फिर किसी चीज को लेके आप एक स्टैंड लेते हो, दैट इज टू टेक अ स्टैंड। ठीक है, आंसर क्या है हमारा? आंसर इज टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ। टू मेक हिज मार्क एक इडियम है, किस लिए हम उसको यूज करते हैं? जब हम बोलते हैं कि किसी ने खुद को डिस्टिंग्विश किया है, खुद को अपना अपना नाम बना लिया है, अपनी पहचान बना ली है। डिस्टिंग्विश का मतलब अपनी पहचान बनाना। ठीक है, सी,
दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल देखते हैं। He made his mark in the world of sports by becoming a champion. उसने स्पोर्ट्स के दुनिया में अपना मार्क बना लिया। कैसे? चैंपियन बनकर। ओके। टू शो द वाइट फेदर। टू शो द वाइट फेदर। ऑप्शंस क्या हैं हमारे? टू एक्ट कावर्डली, टू शो एंगर, to maintain peace, and to act bravely. To act cowardly, to show anger, to maintain peace, and to act bravely. Cowardly मतलब कायरता से एक्ट करना, कायरता का बर्ताव करना। टू शो एंगर, गुस्सा दिखाना। टू मेंटेन पीस, पीस मेंटेन करके रखना, शांति बनाए रखना। टू एक्ट ब्रेवली यानी निडर होके एक्ट करना, निडर होना। मतलब टू शो द वाइट फेदर का सही आंसर क्या है? टू शो द वाइट फेदर का मतलब होता है टू एक्ट कावर्डली। टू एक्ट कावर्डली। कार्टून्स में आपने देखा होगा कि जब लड़ाई होती है तो एक पार्टी वाइट झंडे दिखाती है ना? वो क्या करती है? वो सिग्नल करती है कि दे आर गोइंग टू लूज द फाइट। तो कावर्ड बिहेवियर है, टू एक्ट कावर्डली। टू शो द वाइट फेदर मतलब कावर्डली, कायरता से बर्ताव करना, एक्ट करना। ठीक है। सी एग्जाम्पल, the opponent team decided to show the white feather as soon as the star player arrived. जो opponent टीम है, जो opposite टीम है, उसने क्या करा? They showed the white feather as soon as the star player arrived. वो जो स्टार प्लेयर आया, जो फेमस प्लेयर आया, उसको देखकर उन्होंने व्हाइट फेदर शो कर दिए। ठीक है। दे शोड द व्हाइट फेदर मतलब वो कावर्डली पीछे हट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म क्या होता है? थंडर का मतलब होता है बिजली और स्टॉर्म इज योर तूफान। ठीक है। तो थंडर स्टॉर्म, जब बिजली गिरती है और तूफान आते हैं, वी कॉल इट थंडर स्टॉर्म। ओके। ऑप्शंस क्या है हमारे? fearful और scared of water. Fearful or scared of water. Second, dejected or hopeless. Third, bad swimmer or practitioner. And harmful or vigilant. चार ऑप्शंस हैं। क्या है? fearful और scared of water मतलब water से, पानी से डर लगना। डिजेक्टेड और होपलेस। डिजेक्टेड मतलब निराश होना, हताश होना, और होपलेस मतलब भी निराश, हताश ही होता है, कोई होप ना होना। बैड स्विमर, कोई बैड स्विमर, स्विमिंग अच्छी नहीं आती। हार्मफुल और विजिलेंट। हार्मफुल का तो मतलब आपको पता है, हानिकारक। विजिलेंट क्या होता है? विजिलेंट कोई ऐसी चीज जो बहुत अलर्ट हो। ठीक है। अलर्ट हो और ये देख रही हो कि कोई डेंजर तो पास नहीं आ रहा। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? विजिलेंट को हिंदी में बोलते हैं चौकन्ना। मैं हिंदी में थोड़ी सी अटक जाती हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो विजिलेंट को हिंदी में चौकन्ना बोलते हैं। ठीक है। सी, ओ आंसर नहीं बताया मैंने, सॉरी। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म, तो इसका मतलब होता है कि आप डिजेक्टेड या फिर होपफुल फील कर रहे हो। जैसे एक डाइंग डक, मरते हुए डक की तरह जो थंडरस्टॉर्म में है। आप क्या फील कर रहे हो? निराश फील कर रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो। ठीक है। सी, डिजेक्टेड और होपलेस, अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म। ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड फॉर द थर्ड टाइम,
She felt like a dying duck in a thunderstorm. तीसरी बार रिजेक्ट होने के बाद she felt like a dying duck in a thunderstorm. Okay? Next question. Call it a day. Call it a day. इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शंस क्या है? Begin with an assignment. Stop working on something. Name a particular day. और involve many people for a simple job. 4 ऑप्शंस हैं. क्या है? Begin with an assignment. कोई असाइनमेंट शुरू करना. Stop working on something. किसी चीज पे काम करना बंद कर देना. Name a particular day. किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक दिन का नाम लेना या नाम देना. या फिर इन्वॉल्व मेनी पीपल फॉर अ सिंपल जॉब. एक सिंपल से आसान से काम के लिए बहुत सारे लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर लेना, शामिल कर लेना. सही आंसर क्या है? तो कॉल इट अ डे हम तब बोलते हैं जब हम किसी चीज पे काम करना बंद कर देते हैं. वी स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग. ठीक है? सो दिस इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग. सी. ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? The team stopped working after 4 hours of work and called it a day. 4 घंटे काम करने के बाद टीम ने काम करना बंद कर दिया and they called it a day. The team stopped working after 4 hours of work and called it a day. All right? Now, next question. To have bigger fish to fry. To have bigger fish to fry. ऑप्शंस क्या हैं हमारे? टू हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग. कुकिंग में इंटरेस्ट होना. टू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग टेक्निक्स. फिशिंग मतलब क्या होता है? फिशिंग जो हम फिश कैच करते हैं ना, फिश पकड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड फिशिंग. तो ये जानना, अलग अलग फिश पकड़ने की टेक्निक्स जानना. या फिर ऑप्शन नंबर सी, टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क. कैलकुलेटेड रिस्क से क्या मतलब है? नाप तोल के रिस्क लेना, कैलकुलेट करके कि हाँ ये करने से मुझे क्या हो सकता है, इसका आउटकम क्या होगा, है ना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. ऑप्शन नंबर डी, टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मीनियल टास्क एट हैंड. मतलब कोई बड़ी चीज या कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो आपके हाथ में, उसका ध्यान रखना rather than taking care of a menial task. Menial task मतलब छोटा मोटा काम. ठीक है? किसी छोटे मोटे काम को, अनइम्पॉर्टेंट काम को हम menial task कहते हैं. ठीक है? ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ. मतलब ज्यादा बड़ी चीजें, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास, उसका ध्यान रखना है इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ छोटी मोटी चीजें. ठीक है? तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी. टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई मतलब आपके पास बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास बड़ी चीजें हैं सुलझाने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए. छोटी मोटी चीजों पे आप ध्यान नहीं दे सकते. सी, टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मीनियल टास्क एट हैंड. छोटी मोटी चीजें जो आपके हाथ में है काम करने के लिए, उससे ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बड़ी चीजें हैं. ठीक है? तो हम क्या बोलते हैं? हमारे पास वी हैव अ बिगर फिश टू फ्राई. एग्जाम्पल क्या है? आई कांट अफोर्ड टू वेस्ट माई टाइम हियर. आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई. मैं अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकती. मेरे पास एक बिगर फिश टू फ्राई है. आई हैव अ बिगर टास्क, मोर इम्पोर्टेंट टास्क. ओके? हैंगिंग बाय अ थ्रेड. हैंगिंग बाय अ थ्रेड. ऑप्शंस क्या है हमारे? टू बी perilously close to failing, dying or resulting in a bad outcome. अब perilously का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है dangerously.
dangerously, to be dangerously close to failing, dying और resulting in a bad outcome. मतलब किसी चीज में नाकाम होना, मर जाना, या फिर किसी खराब आउटकम निकलना, उससे आप बहुत ज्यादा क्लोज हो. मतलब हिंदी में बोलेंगे कि मैं फेल होने के बहुत ज्यादा करीब हूँ, मतलब मैं बिल्कुल फेल ही होने वाला हूँ, या मैं बिल्कुल मरने ही वाला हूँ, या फिर बहुत खराब आउटकम आने ही वाला है, हम बहुत क्लोज हैं हम उस चीज से, है ना. क्रूड एंड लैकिंग सोफिस्टिकेशन, मतलब क्रूड मतलब अनपॉलिश्ड, मैनरलेस. ठीक है. क्रूड और लैकिंग सोफिस्टिकेशन मतलब आप में सोफिस्टिकेटेड नहीं हो, आप बहुत ज्यादा अच्छे मैनर्स नहीं है, आप बहुत रफ हो, बहुत क्रूड हो. ठीक है. टू डू समथिंग वेरी रिस्की, कोई बहुत रिस्की चीज करना. एंड टू अवॉइड डेंजर और ट्रबल को अवॉइड करना, उससे दूर रहना. सही आंसर क्या है हमारा? सही आंसर है टू बी perilously close to failing, dying or resulting in a bad outcome. मतलब आप किसी बुरी चीज होने से बहुत करीब हो, तब आप क्या बोलते हो? hanging by a thread. See, this is the answer. Example क्या है? The politician's reputation is hanging by a thread after the revelation of the scandal. स्कैंडल के रेवलेशन के बाद पॉलिटिशियन का जो करियर है, जो रेप्यूटेशन है, इट इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड. ठीक है. मतलब बहुत ही डेंजरसली क्लोज है खत्म हो जाने से या फेल हो जाने से. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रेक अ लेग. ब्रेक अ लेग, दिस इज ऑल्सो अ वेरी फेमस इडियम. ब्रेक अ लेग. ऑप्शंस क्या है हमारे? गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, encourage someone to engage in risky activities, suggest taking a short break during work, and wish someone good luck before a performance. 4 ऑप्शंस है हमारे ब्रेक अ लेग के लिए. किसी चीज पे एडवाइस देना कि आप कैसे फिजिकल हेल्थ मेंटेन करके रखो, बना के रख सकते हो अपनी फिजिकल हेल्थ, या फिर encourage someone to engage in risky activities, मतलब किसी इंसान को encourage करना, बढ़ावा देना, क्या करने के लिए? रिस्की काम करने के लिए. ऑप्शन नंबर सी इज सजेस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग वर्क, काम के दौरान एक छोटा ब्रेक लेना. एंड विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, किसी परफॉर्मेंस के पहले या किसी इंपॉर्टेंट चीज के पहले किसी को गुड लक विश करना. बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक अ लेग. अब आप बोलोगे ये तो एक इट्स अ बैड थिंग, ब्रेक अ लेग, पैर तोड़ के आओ. बट इसका मतलब आप जब बेस्ट ऑफ लक बोलना होता है तो आप बोलते हो गो ब्रेक अ लेग. गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, यू से ब्रेक अ लेग. ऑलराइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर यू विल परफॉर्म वेल टुमारो, गो ब्रेक अ लेग आउट देयर. I'm sure you will perform well tomorrow. Go break a leg out there. Okay? So I will say to you, I'm sure that you will perform in the SSC exam. Go break a leg. Alright? So we are going to end this video here. आगे के questions हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. And till then, keep learning.